In Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fine, safe and healthy at home. I am your educator, myself Sengundar Sulakshna, and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see Standard 12th, Chapter number 2, Fundamental Concepts and Terminologies. As you all know, we have already seen many parts of the chapter. So today we are here to see the part of the chapter. So students, as you all know, before starting any current topic, we are always seeing a short summarization of the previous video. So what we have seen on the previous video, that gives us a revision regarding the terms to understand in it a very clear manner. Rather than that, it gives a continuity of the today's topic. So what we have seen on the previous portion में डिटेल में देखा था PQLI के बारे में, उसके रीजंस क्यों उसके अंदर 3 डिटर्मिनेंट्स ही लिए गए, वो 3 डिटर्मिनेंट्स के रियल मीनिंग्स क्या है और क्यों उसको देखा गया इस तरीके से. नेक्स्ट हमने फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI, किस तरीके से PQLI बन रहा है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं उसके बारे में देखा. उसके बाद हमने जो है डिटेल में उसके इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स के बारे में देखा. देन हमने उसका जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. So students, now let us move on with a short summarization of the previous video in a very detailed manner in the further portion. फर्स्ट टॉपिक है रीजंस ऑफ द PQLI's 3 डिटर्मिनेंट्स. PQLI में ये 3 डिटर्मिनेंट्स को ही लेने की रीजन क्या है. सबसे पहला रीजन, ये जो तीनों डिटर्मिनेंट्स है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में हमें बताता है, यानी लिटरली लोगों का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज के बारे में हमें बहुत ही क्लियरली बताता है. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स में हमने ये देखा PQLI के जो तीनों फैक्टर्स है ये जो है एफर्ट्स के बारे में नहीं देखता है, लोगों ने कितना एफर्ट्स लगाया है वो चीज के बारे में ये ध्यान नहीं देता. तो ये ध्यान किसके बारे में देता, तो ध्यान ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के बारे में देता है, यानी इसके परफॉर्मेंस के बारे में देता है. तो हमें यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, बाकी कितना एफर्ट्स दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं होता है, जो एक अच्छी बात माना जाता है. PQLI की अगर हम बात करते हैं, इसके 3 इंडिकेटर्स के जो 3 इंडाइसिस है, ये तीनों, ये थर्ड पॉइंट है, ये तीनों इंडाइसिस जो है हर एक इंसान के क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में अच्छे से बताता है. उसके अलावा सारे कंट्री के अंदर इसके परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री इस पे ध्यान देता है, सारा कंट्री ये तीनों चीजें को लेके चलता है. तीनों का डेटा जो है हमें कभी भी कहीं भी कोई भी कंट्री से मिल सकता है, इसलिए PQLI में ये 3 डिटर्मिनेंट्स को ही लिया गया. अब ये तीनों डिटर्मिनेंट्स को समझाया गया. लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते, हर एक इंसान या इंडिविजुअल की कल्याण कब होता है, वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा कब बना सकता है, जब वो अच्छा पढ़ा लिखा और उसका लाइफ अच्छा हो. तो लिटरेसी रेट या एजुकेशन जो है एक इंसान को अपना वेलफेयर करने में हेल्प आउट करता है और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होता हुआ नजर आ सकता है. इसलिए हमने यहाँ पे लिटरेसी रेट को बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्जा दिया है. सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब एक इंसान कितना जीता है. अगर एक इंसान अच्छा जीता है इसका मतलब क्या है, उसका सोशल एनवायरनमेंट और उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में वो रिफ्लेक्शन देता है. उसका जो समाज है उसका बारे में एक आईना वो प्रोवाइड करता है. कैसा आईना, उसको कितना अच्छा खाना पीना मिल रहा है. सेकंड, उसको मेडिकल केयर कितना अच्छे से मिल रहा है. थर्ड वन, उसका सराउंडिंग कितना, क्योंकि भले अच्छा खाना पीना मिलता हो और अच्छा मेडिकल केयर मिलता हो, फिर भी दिमागी रूप से इंसान को खुश होना जरूरी है, उसके लिए एक अच्छा सराउंडिंग चाहिए. तो ये सारी चीजों के बारे में भी डिटेल में देखा जाता है, इसलिए सेकेंड हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिटेल में रखा है. थर्ड है
इन्फेंट मोटिलिटी रेट। इन्फेंट मोटिलिटी रेट की अगर हम बात करते हैं तो इन्फेंट मोटिलिटी रेट के अंदर एक औरत का दर्जा क्या है, उसका सराउंडिंग एनवायरमेंट क्या है, लोगों के बीच में एक सोशल स्टेटस औरत को क्या दिया जाता है, एक मदर का किरदार क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। देखो, एक नवजात शिशु है यानी जो बच्चा पैदा हुआ है वो 1 साल तक माँ के दूध के ऊपर ही जीता है, वो और कोई खाना खा नहीं सकता। उसके लिए उसकी मदर को हेल्दी होना पड़ेगा, उसको मदर को अच्छा एनवायरनमेंट मिलना पड़ेगा, उसकी मदर को एक अच्छा मदर का रोल प्ले करना पड़ेगा। तो एक स्टेटस यानी एक औरत का स्टेटस क्या है उस घर के अंदर, उसका घर का एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी चीजों को प्रेडिक्ट करता है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये रीजंस थे हमें इकोनॉमिक PQLI के इंडिकेटर्स के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड करने के लिए, 3 पॉइंट्स को इंक्लूड करने की। नेक्स्ट हमने देखा फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI। फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI की बात करते तो ये किस तरीके से बना। सबसे पहला पॉइंट, PQLI के अंदर हर एक टॉपिक को 100 पॉइंट दिया गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 100, फिर लिटरेसी रेट को 100, और जो है हमारा नेक्स्ट थर्ड जो है इन्फेंट मोटिलिटी रेट उसको भी 100 पॉइंट्स दिया गया है, वेटेज 100 का दिया गया है। सेकेंड, इनका जैसे परफॉर्मेंस होता है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको ग्रेड दिया जाता है 0 to 100 के बीच में। तो 0 to 100 के बीच में इनको हर साल एक ग्रेड दिया जाता है, नंबरिंग दिया जाता है 90, 80 इस तरीके से नंबरिंग। अभी नंबरिंग डायरेक्ट नहीं आता, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर से एनालाइज करके दिया जाता है। थर्ड, ये तीनों जो होते हैं जिनके जो भी ग्रेड आते हैं एवरी ईयर, उन तीनों को सम अप किया जाता है यानी प्लस किया जाता है। फॉर एग्जांपल 80 लिटरेसी का आया, 90 लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आया और 100 इसका आया, तो कितना हुआ 190 प्लस 80, तो 270 इनका टोटल देखा गया। तो 270 का टोटल अप कर दिया गया। अब फोर्थ पॉइंट, ये जो टोटल अप आपने किया यानी जो सम अप किया इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया जाता है। तो 270 ये तीनों को प्लस करके 270 आए, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा 90। तो 90 मतलब ये तीनों इंडिकेटर ने 90% का जो है अपना वी कैन से दैट अपना एक अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया, ये माना जाएगा। सो इस तरीके से इनके परफॉर्मेंस के ऊपर ये एवरेज जो निकलता है उस एवरेज को जो है PQLI माना जाता है। अब जितना हाई रेट होगा PQLI का उतना अच्छा डेवलपमेंट माना जाएगा, जितना लो होगा उतना कम डेवलपमेंट माना जाएगा। ये परफॉर्मेंस यानी इसका फॉर्मुलेशन इस तरीके से हुआ, ऐसा माना जाएगा। इन शॉर्ट जो एवरेज निकलता है तीनों का उसको PQLI माना जाता है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं और इसको कैसे एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल PQLI जो है 0 से लेके 100 के बीच में ही होगा, ये एक फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक, ये जो 0 से लेके 100 के बीच में होता है ये एक एवरेज होता है, इसलिए अगर PQLI जो है 100 तक पहुंचता है, 90 to 100 के बीच में देखा गया है, इसका मतलब सारे तीनों इंडिकेटर्स ने अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया, ऐसा माना जाएगा। अगर PQLI जो है 0 to 10 के बीच में यानी 0 के क्लोजर है, इसका मतलब वहां पे तीनों इंडाइसेस का बैड परफॉर्मेंस है, ये माना जाएगा और उनको डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा। PQLI एवरेज ही देता है और सारी चीजों के बारे में कंसिडर करता है, बट यहाँ पे हमें एक कंट्री या एक से ज्यादा कंट्री या एक ही कंट्री के अंदर सेम जो स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स से डिफरेंट स्टेट्स को कंपैरिजन करने में बहुत ही इजीली पॉसिबल हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? PQLI हमारे टॉपिक के लिए 2 कंट्रीज के भी हमें मिल सकते हैं, एक ही स्टेट के अलग अलग, एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के भी मिल सकते हैं, तो कंपैरिजन यहाँ पे बहुत ही इजीली हो सकता है। अब नेक्स्ट सेम टॉपिक, जितना हायर PQLI होगा उतना अच्छे से इकोनॉमिक डेवलप हुआ ये माना जाएगा, और जितना लोअर PQLI होगा उतना वो कम डेवलप है ये माना जाएगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स खत्म होता है। नेक्स्ट हमने देखा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते तो इसके अंदर 6 पॉइंट्स इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर लिटरेसी रेट, और सेकंड इसके अंदर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है, जो कि एक इंसान का रियल लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माना जाता है। इसका मतलब उसका ह्यूमन लाइफ का स्टैंडर्ड को यहाँ मेजर किया जाता है, जो सबसे अच्छी टॉपिक है ये माना जा सकता है। सेकेंड PQLI की अगर हम बात करते, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस ऐसे स्टैंडर्ड्स को दिए गए हैं जो हमारे लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें यहाँ पे एक ही कंट्री के अलग अलग चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्री के कर सकते हैं, सेम कंट्री के दो स्टेट्स के कर सकते हैं, या डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्री के भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे अर्बन और रूरल का भी कंपैरिजन किया जा सकता है। उसके अलावा मेल और फीमेल ऑफ एक कंट्री का जो है उनका भी हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जितना PQLI जो बढ़ता है उतना लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। इसलिए अगर PQLI को देखें वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से एक अच्छा इंडिकेटर है ऐसा माना जाता है। PQLI के जो है नेशनल इनकम और जो पर कैपिटा इनकम का जो इंडिकेटर्स है उससे बहुत ही कम ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशंस देखा गया है, इसलिए इसको एक बेस्ट इंडिकेटर समझा जा सकता है। तो यहाँ तक का डिटेल में हमने देखा था। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी, सो आज हम देखेंगे PQLI के लिमिटेशंस के बारे में, फिर HDI के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन और उसके डिटर्मिनेंट्स और उसमें कौन से डिटर्मिनेंट्स लिए गए, क्यों लिए गए, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन आज हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द डिटेल डिस्कशन ऑफ द HDI एंड द PQLI's limitation in the further portion in your video. So students, after seeing a short summarization of the previous video, now we are here with the today's current portion. Last time हमने positive aspects तक complete किया था, तो आज हम शुरू करेंगे limitations। As usual क्या करूँगी, as usual I will read the concept, आप लोगों को सुनना है, फिर हम उसके बारे में discuss करेंगे। Limitation Number 1, only 3 aspects are included. On their basis, it cannot be categorically stated whether a country has actually developed or not. To get a correct picture, we need to include other factors also to the existing one. अगर आप limitation की बात करते, economic की बात करते, तो हर एक फैक्टर का एक पॉजिटिव देखा जाता है तो उसका कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा। ये इकोनॉमिक का एक बेसिक रूल माना जा सकता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव की अगर हम बात करते, यहाँ पे जो है 3 ही एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, जो कि इसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि कंट्री एक्चुअली डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअली हमें इसका पूरा करेक्ट पिक्चर मिलने के लिए हमें और भी कुछ फैक्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। Number 2, only average are depreciated. The value obtained from 3 indicators are divided by 3 to obtain PQLI, which in the form of average. Average of 3 aspects of a country does not show the prominence or backwardness of each indicator. Decision cannot be made on the basis of average. अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें आंसर कैसे मिलता है, तो 3 से डिवाइड करने के बाद, जिसका मतलब एवरेज मिलता है। तो यहाँ पे हमें तीनों इंडिकेटर का एवरेज ही मिलता है। तो जब हमें एवरेज मिलता है तो उस एवरेज के ऊपर हम कंट्री की जो प्रोमिनेंस है उसको बता नहीं सकते। इवन हर एक इंडिकेटर को पर्सनली हम एनालाइज नहीं कर पाते। तीनों का अगर एक का 80 आया और एक का 100 आया, इसका मतलब यहाँ पे 20 कम है, तो ये 20 जो कम है ये इसको कवर अप कर लेता है। तो हम हर एक इंडिकेटर का ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशंस पता नहीं कर पाते, और उसके बेसिस पे हम जो एवरेज मिलता है उसके बेसिस पे हम डिसीजन कैसे ले। हमें अगर 90 आ रहा है बट हमारा फिर भी लिटरेसी रेट कम चल रहा है, हमारा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अच्छे से कवर अप हो रहा है, तो सिर्फ लिटरेसी रेट पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से हम पर्टिकुलर डिसीजन एवरेज के ऊपर नहीं ले सकते। थर्ड पॉइंट, if a country present PQLI is high, it cannot be generalized that the economic development is high as against the other countries. So अगर कोई कंट्री का PQLI ज़्यादा है तो उससे हम ये नहीं बोल सकते कि उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है दूसरे कंट्री के हिसाब से। हम ये भी तो बोल सकते हैं वो डेवलप्ड कंट्री होके 5 ले रहा है, हम अंडर डेवलप कंट्री होके 8 ले रहे हैं, मतलब अभी तक हम डेवलप में पहुँचे नहीं, तो उससे हम बेटर है ऐसा कैसे हम मान सकते। ये बेसिक क्वेश्चन थर्ड पॉइंट पे पूछा गया है। It is not right to give equal weightage to all indicator. All 3 aspects do not have the same importance in human life. जैसे कि हम देखें तीनों को, यहाँ पे तीनों इंडिकेटर को 100 दिया गया है। तीनों इंडिकेटर 100 हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों तीनों हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है ऐसा माना नहीं जा सकता। एक इंसान है जो बहुत गरीब है, उसके खाने पीने के प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो एजुकेशन को कैसे इम्पोर्टेंस दे सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हर एक को इक्वली 100 देना एक वी कैन से दैट वो
प्रॉपर नहीं है ऐसा माना जा सकता है। ग्रोथ ऑफ इनकम हैज़ हाई इंपॉर्टेंस इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड इग्नोरिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकम बढ़ेगा तो ही फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है। अगर हम इसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो उस चीज़ को इग्नोर करने के बाद हम कैसे मान सकते हैं कि हमारा जो है इंडिकेटर बेस्ट है। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया। द PQL ऑफ आई कंट्रीज रिच कंट्रीज राइजेज एट अ स्लोअर रेट बिकॉज एवरेज लाइफ कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड ऑन अ पर्टिकुलर लिमिट। अगर हम PQLI की बात करते तो जो रिच कंट्री होता है तो उनका स्लोअर रेट पे डेवलप होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ऑलरेडी वो डेवलप्ड है, फिर वो धीरे धीरे ही डेवलप करेंगे ना, तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद तो वो इंक्रीज भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उनका PQLI अच्छा नहीं है तो नहीं। सो इस तरीके से कंपैरिजन में कहीं ना कहीं इसमें भी बैरियर्स देखा गया। सो यहाँ पे खत्म होता है आपका लिमिटेशन। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ PQLI। After 2003, instead of 3 experts, 3 more experts were included and quality of life index QLI is prepared in the world. 2003 के बाद हमें और 3 एक्सपेक्ट्स के अलावा और कुछ एक्सपेक्ट्स को उसमें इंक्लूड अप किया गया। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन में उसको हम QLI बोला जाता है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बोला जाता है, जो आज के टाइम पे भी वर्ल्ड के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। लिमिटेशन में जो एक पॉइंट था उसका बैरियर हटाने की कोशिश प्रेजेंट सिनेरियो में किया गया, यानी 2003 में किया गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। उसके बाद 2013 चला गया, अब 23 यानी लास्ट 13 साल से तो कुछ चेंजेस, 17 ईयर से तो कुछ चेंजेस आया ऐसा नजर नहीं आया। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, the most recent indicator of development in the Human Development Index, United Nations Development Program UNDP presented the Human Development Report HDR in 1990. In that report, Human Development Index was presented as a measurement of development along with economic aspects of measurement. HDI emphasizes more on non-economic aspects too. Indian economics too contribute in evaluating the HDI on the basis of the evaluation made regarding the development efforts in the different countries. Improvements were introduced in the year 2010 in the minimum and maximum value which were used to measure HDI since 1990. HDI की अगर हम बात करते तो सबसे रिसेंट इंडिकेटर कोई है तो वो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स माना जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP ने इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR को 1990 में बताया था। इस रिपोर्ट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रेजेंट किया गया था जिससे ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट है उसको मेजर किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को भी मेजर किया गया है HDI के अंदर। इवन एम्फसाइज जो है नॉन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को भी दिया गया है। इंडियन इकोनॉमिक्स ने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया कि HDI के अंदर बेस्ट इवैल्यूएशंस किए जाते हैं, बेसिक जो इवैल्यूएशन वो सारे कंक्लूड किए जाते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट एफर्ट्स की अगर हम बात करें अलग अलग कंट्री के तो इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया 2010 के साथ। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को भी यूज़ किया गया मेजर करने के लिए HDI के अंदर 1990 के थ्रू से। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने ये कॉन्सेप्ट 1919 में फर्स्ट टाइम दिया था, बट इसके अंदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स दोनों इंक्लूड किए गए। इसलिए हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट भी ये मानते हैं कि इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ को मेजर अप किया जाता है और 2010 में इसके अंदर इम्प्रूवमेंट के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द डिटरमिनेंट्स कि इसके अंदर कौन सी पॉइंट्स को इंक्लूड अप किया गया है। Determinants of Human Development Index. 3 factors alone are considered while preparing HDI to make it simple and easy. Instead of absolute value, average of all the 3 values are prepared. Life expectancy, educational achievement, data deficit, social achievement, income data deficits, and the standard of living which is termed shows the economic achievement.
डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी 3 फैक्टर्स को इंक्लूड अप किया गया है HDI को बनाने के लिए, ताकि HDI को सिंपल और इजी बनाया जा सके। इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, सिर्फ उसके वैल्यू को इंक्लूड करने के अलावा उसके एवरेज को भी यहाँ पे देखा गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड, एजुकेशनल अचीवमेंट यानी नॉलेज उनको कितना मिला, उसका डेटा डेफिसिट्स गया गया यहाँ पे सोशल अचीवमेंट्स के थ्रू। थर्ड है इनकम, यहाँ पे इनकम को भी इंक्लूड किया गया क्योंकि इनकम ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताता है, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को भी बताया गया। सो इन शॉर्ट यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स लिए गए इसके अंदर डिटर्मिनेट्स, जिसमें से फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड है लिटरेसी नॉलेज और थर्ड है इनकम विच मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो ये क्या है, किस तरीके से, उसकी यहाँ पे चार्ट दिया गया है, उस चार्ट को पहले रीड करेंगे फिर उसको हम एक्सप्लेन देखेंगे। HDI की बात करें तो इसको 3 में बांटा गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, लिटरेसी ऑफ एजुकेशन, फिर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो फर्स्ट लिटरेसी एक्सपेक्टेंसी क्या है उसको रीड करते। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, सॉरी, what is the accepted number of years a person will live at the time of birth of the population of a country determines the value. If it is less than 50 years, the country is said to be deficient in the health. High the life expectancy, better the HDI. एक जब इंसान जन्मता है तभी उसको बोल दिया जाता है कि वो कितने साल तक रह सकता है, इसका मतलब वो कितना साल तक जिएगा, उसका उसके पॉपुलेशन यानी वहाँ का जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से जीता आ रहा है उसके ऊपर उसका निर्णय बोल दिया जाता है। अगर कोई कंट्री डिटरमाइन करता है ये वैल्यू का, और अगर ये वैल्यू 50 साल से नीचे का है, इसका मतलब वहाँ पे इंसानों की ताकत, हेल्थ जो है, स्वस्थ जो है वो ठीक नहीं है और उसके अंदर उनको इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, ये माना जाता है। जितना ज़्यादा एक इंसान जिएगा ऐसा माना जाता है, उतना अच्छा उनका HDI है ये माना जाएगा। सो सेकेंड इज नॉलेज, लिटरेसी और एजुकेशन। सो लेट अस मूव ऑन विद दैट। To know the quantum of knowledge, adult literacy in percent is calculated. People in the age group 15 years and above are included. 2 experts are included in this. A, number of years schooling, expected number of years of schooling. The gap between the accepted and the actual number of yearing of schooling is taken to derive the value. तो यहाँ पे नॉलेज की बात करें तो नॉलेज को क्वांटम में यानी उसको कैसे क्वालिटी में मेजर किया जाए, इसलिए यहाँ पे ऐसा माना गया एडल्ट यानी जो एक जवान इंसान है उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए। उसके बाद इस इंसान को 15 साल से जो ऊपर इंसान है उनको उसमें इंक्लूड करना चाहिए, उसके अंदर 2 भाग में बांटना चाहिए। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्कूलिंग, उसने कितने साल तक पढ़ा है। सेकेंड, एक्सेप्टेड, गवर्नमेंट कितने साल तक वो पढ़ना चाहिए ये मानता है, ये दोनों चीज़ों का लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं 15 ईयर के अबव हूँ, मैंने कितने साल का स्कूलिंग किया है तो मैंने BEd कंप्लीट किया है, ठीक है। स्कूलिंग 12th कंप्लीट करने के बाद, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, मास्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने BEd किया। अब गवर्नमेंट क्या मानता है, गवर्नमेंट ये मानता है कि बेसिकली ग्रेजुएशन तक हर एक बच्चों को पढ़ा होना चाहिए। तो ये एक्सेप्टेड हुआ और ये एक्चुअल हुआ। तो एक्चुअल और एक्सेप्टेड में कितना डिफरेंस है, तो मेरा क्या है, एक्चुअल में एक्सेप्टेड से ज़्यादा मैंने जो है वी कैन से दैट 5 साल दिया है। तो इसका मतलब ये जो एवरेज निकाला इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से देखा जाता है। मेरा तो एक्स्ट्रा है, किसी का कम भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट अगर ग्रेजुएशन तक बोलता है, कोई 12th में रुक गया तो 5 साल उसने कम पढ़ाई की है, इस तरीके से भी हम उसका एवरेज वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Good standard of living. Standard of living refers to the availability of pure drinking water, medical services, good sanitization, infant mortality rate, percentage of undernutrition and malnourished children, पर कैपिटा कैलोरी अवेलेबिलिटी, फिर आता है पर डे मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट बिलो 5 years of age, protein and fat availability, etc. are considered with the dependence of income. Income index is that in which
पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी, परचेज पावर पैरिटी। ठीक है, तो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या? गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें ये बताता है कि हमारे पास कितना अच्छा पानी है पीने के लिए। गुड साफ पानी बोला जाता है क्योंकि गंदा पानी पीने से तबीयत खराब होती है। तो अच्छा पानी हमें कितना मिलता है, मेडिकल सर्विसेज हमें कितना मिलता है, गुड सैनिटाइजेशन यानी हमारे यहाँ गटर लाइन ये वो सारी चीज़ें कितने अच्छे से मिल रही, क्योंकि वो गंदगी होगी तो अभी इंसान अच्छी लाइफ जी नहीं पाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का परसेंटेज भी निकाला जाता है, यानी 0 से 1 साल के बीच में जो बच्चा मरता है वो किस वजह से मरता है उसका परसेंटेज, उसको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए से उससे कम मिला है या मिला ही नहीं, कुपोषण है, ये सारी चीज़ों का भी वहाँ पे देखा जाता है। फिर एक इंसान को एक दिन के अंदर कितना कैलोरी और न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो गिना जाता है। 0 से लेके 5 साल के बीच का बच्चा कितना मरता है, मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट ये निकाला जाता है। प्रोटीन कितना मिलता है, फैट कितना मिलता है, ये सारी चीज़ों को भी कंसिडर किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे मिलता है, तो ये सारी चीज़ें पैसों से मिलता है। तो एक इंसान का इनकम को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इनकम इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि वो इंसान कितना ग्रोस नेशनल इनकम के अंदर खुद पर कैपिटा इनकम कमाता है, उसके ऊपर उसका परचेज पावर पैरिटी यानी पीपीपी निकाला जाता है, फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है। सो इस तरीके से तीनों इंडिकेटर को डिटेल में हमने देखा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का टॉपिक आज हम रखेंगे, फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटा सा समराइजेशन देखेंगे आज जो टॉपिक देखा उसके ऊपर। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो वो क्लियर हो, इसलिए अब हम एक छोटा सा समराइजेशन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन today. So students, I hope that आज हमने जो टॉपिक देखा ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। So आज हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ PQLI के बारे में, फिर HDI के इंडिकेटर के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन और उसके 3 डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिटेल में देखा। So what are they, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा, बट नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, एक छोटा सा समराइजेशन देखेंगे और इस समराइजेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से और कैसे जो है टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है और आंसर्स लिखना है। बट अगर तो अभी आपको कोई डाउट है और कुछ चीज़ें समझ में ना आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एज यूजुअल अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा समराइजेशन देख लेंगे और इस समराइजेशन से आपको हेल्प मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको टॉपिक में क्लियरिटी मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द पोर्शन दैट वी हैव सीन। सो लिमिटेशन ऑफ PQLI। सो इकोनॉमिक्स के अंदर एक नियम है, हम जो भी एडवांटेजेस देखते हैं कोई भी टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक के अंदर एक लिमिटेशंस भी देखा जाता है। सो वो क्या है लिमिटेशंस, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। नंबर 1, PQLI की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हमें एवरेज मिलता है। ठीक है, सो एवरेज यानी हम एवरेज के ऊपर कभी ये नहीं पता कर सकते कि तीनों इंडिकेटर्स कैसे हैं और क्या है। तो इंडिकेटर्स के अंदर तीनों का एवरेज निकाला जाता है, ना कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखा जाता है। तो कोई भी कंट्री एवरेज के अंदर डिसीजन ले नहीं सकता है। सो ये सबसे बड़ा एक लिमिटेशन माना जाता है। सेकेंड ये है कि जो भी कंट्री लिमिटेशंस के बारे में देखता है, यानी PQLI के 3 इंडिकेटर्स के बारे में देखता है, तो तीनों इंडिकेटर्स जो है वो इंपॉर्टेंटली सेम वैल्यू रखता हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट हम PQLI में हमने क्या देखा, तीनों इंडिकेटर को सेम इंडेक्स दिया गया, यानी 100 का इंडेक्सेस दिया गया, तो तीनों सेम वैल्यू होगा हर एक इंसान के अंदर, ये जरूरी नहीं है ऐसा माना जाता है। किसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा तो किसी का कम होता है। अगर हम तीनों को एक साथ दे देंगे तो कैसे वो देखा जाएगा। थर्ड, हमने एवरेज देखा था। ठीक है, तो अगर एक इंडिकेटर का एवरेज सही नहीं है, यानी फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था एक का 80 है, एक का 90 है और एक का 100 है। सो 80, 90 और 100 के बीच में एक इंडिकेटर 80 ही परफॉर्म कर रहा है, बट एवरेज में तीनों का 90 दिख जाता है, तो तीनों जो है सही से काम कर रहा है ऐसा माना जाएगा। बट ये पॉसिबल नहीं और ये सही भी नहीं है। ईच इंडिकेटर्स का ड्रॉबैक्स जानना चाहिए और उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं होता है। और रदर देन दैट, अगर एक कंट्री का PQLI ज्यादा है
तो हम ये नहीं मान सकते कि वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में ये कहीं ना कहीं कम डेवलप्ड है, ये भी माना जा सकता है। PQLI के अंदर सारी चीजें अच्छे से इंक्लूड किया गया, बट इनकम को इंक्लूड किया नहीं गया। ये जितने भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये कब बढ़ेंगे? जब हमारा इनकम बढ़ेगा तभी उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेंगे। अगर इनकम ही नहीं बढ़ा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा? इसलिए यहाँ पे जो है इनकम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया, तो PQLI को हम एक अच्छा सा इंडिकेटर नहीं मान सकते। रदर देन दैट इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अलावा हमने ये देखा कि PQLI जो है अलग अलग कंट्री का कंपैरिजन तो करता है, बट जो रिच कंट्री है इनकी PQLI तो स्लो रेट में डेवलप होता है। तो क्या ये रियल टर्म में डेवलप्ड नहीं है? तो ये तो रियल टर्म में डेवलप्ड ही है। तो हम कैसे एक यहाँ पे अज्यूमशन में आ सकते कि जो इसका अगर स्लो रेट में डेवलप्ड है तो वो कंट्री डेवलप नहीं है, ऐसा हम मान नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इसके ये जो ड्रॉबैक्स है इसको हटा के हम आगे कुछ कर सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। नेक्स्ट हमने प्रेजेंट सिनारियो के ऊपर देखा। प्रेजेंट सिनारियो की अगर हम बात करते तो 2003 में PQLI को ये लिमिटेशंस देखने के बाद और 3 इंडिकेटिंग इंडाइसेस को इंक्लूड किया गया, तब से उसको QLI बोला जाता है और प्रेजेंटली वर्ल्ड के अंदर QLI बनाया जाता है। PQLI की जगह पे QLI को हम जो है कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने HDI के बारे में देखा। व्हाट इज HDI? HDI का मतलब ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स। तो एक रियल टर्म में अगर हम बात करते हैं हर एक कंट्री में एक ह्यूमन कितना डेवलप हुआ ये जानना जरूरी माना जाता है। तो 1990 के अंदर ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को ह्यूमन डेवलप रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। इवन इंडियन इकोनॉमिक्स ने ये बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट से हमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स दोनों के बारे में जानने को मिलता है। ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट है वर्ल्ड के अंदर, इकोनॉमिक के अंदर, ये सारी चीजों को जानने के लिए ये चीज इंक्लूड अप किया गया। HDI को एक अच्छा सा इंडिकेटर माना गया है। PQLI के बाद HDI को दिया गया। ये इंडेक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की डेवलपमेंट एफिशिएंसी के बारे में ज्यादा देखते हैं। अब ये चीजों को समझने के लिए हमने ये इंडिकेटर को भी डिटेल में एनालाइज किया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करते यानी HDI की हम बात करते तो HDI के अंदर काफी सारी चीजों को जो है ध्यान दिया जाता है और इवन उसके अंदर बहुत सारी चीजों को हम इम्पोर्टेंटली कंसिडर करते। तो HDI को कंसिडर करने के लिए हमने इसको 3 लेवल पे बांटा है जिसमें लोगों की स्टैंडर्ड और इवन इनकम सारी चीजें देखा जाता है। फर्स्ट है तुम्हारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड है तुम्हारा जो है लिटरेसी रेट या नॉलेज ऑफ द एजुकेशन जो है सोशल अवेयरनेस और सोशल नॉलेज के बारे में हमें गैदरिंग देता है, और थर्ड है आपका इनकम ऑफ एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसका मतलब एक इंडिविजुअल का इनकम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसा माना जाता है। सो ये तीनों के बारे में हमने डिटेल में देखा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो PQLI से थोड़ा बहुत मैचअप करता है। हम जब जन्मते तभी ये बोल दिया जाता है कि इंसान कितना जिएगा, उसका एवरेज लाइफ डेफिसिट कर दिया जाता है। अगर कोई कंट्री में एवरेज लाइफ 50 के नीचे है इसका मतलब उस कंट्री का जो है हेल्थ जो है डेफिशिएंसी में देखा जाता है और वो कंट्री जो है आगे नहीं बढ़ता है, इस तरीके से माना जाएगा। और इवन वहाँ पे HDI सही नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट सही नहीं है माना जाएगा। अगर उसका हाई रेट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इसका मतलब उसका एक बेटर HDI ये माना जाएगा। इसके बाद हमने डिटेल में देखा लिटरेसी रेट, लिटरेसी ऑफ नॉलेज या जो एजुकेशन ये माना जा सकता है। 3 टॉपिक में इसको बोला जा सकता है। यहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा डिफरेंटली देखा गया है PQLI से। कैसे? यहाँ पे एडल्ट का जो नॉलेज है उसको कंसिडर किया जाता है। अबव 15 ईयर्स लोगों का कितना नॉलेज है ये कंसिडर किया जाता है और इसको यहाँ पे 2 टॉपिक में बाइफरिकेट किया गया। फर्स्ट टॉपिक ये है कि एडल्ट एजुकेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि 15 इयर्स के अबव एक इंसान ने एक्चुअली कितना पढ़ाई किया है और उसको गवर्नमेंट के हिसाब से कितना पढ़ाई करना चाहिए, यानी एक्सेप्टेड और एक्चुअल ये दोनों को कंपेयर किया जाता है और उसके बीच में जो डेरिवेशन निकलता है यानी जो डिफरेंस निकलता है उसको कंसिडर किया जाता है HDI के अंदर। ये जितना ज्यादा हो वेरिएशन उतना वहां पे एजुकेशन कम है और जितना कम हो उतना वहां एजुकेशन अच्छे लेवल पे जा रहा है ऐसा माना जाता है। थर्ड है आपका गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर यहाँ पे बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया है। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सबसे पहली चीज
इंसान का पर डे न्यूट्रिशन क्या है, वो कितना अच्छा खाना खाता है, उसका कितना इनकम है, उसके बाद उसका कैलोरीज कितने उसको मिलते हैं। बच्चे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे मरते हैं तो वो अंडर न्यूट्रिशन मरते हैं कि माल न्यूट्रिशन मरते और इवन गुड सैनिटाइजेशन का उनको मिलता है कि नहीं, बेसिक नीड्स उनके पूरे होते हैं नहीं। और ये सारी चीजें क्यों कंसिडर किया जाता है, तो ये सारी चीजें पैसों के साथ जुड़ता है, बिना पैसों के ये कोई भी चीजें किया नहीं जा सकता। इसका मतलब एक अच्छा इंसान अच्छा कमाएगा तो वो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे इनकम को एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू देखा जाता है। अब ये कैसे देखा जाता है, तो एक इंसान का ग्रोस इनकम देखा जाता है जिससे उसकी पीपीपी मतलब परचेस पावर पैरिटी को बारे में समझा जाता है और उसको समझ के उसके ऊपर हम उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को समझते हैं। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। सो फर्दर पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया या कोई डाउट है तो क्या कर सकते हैं, आप इसको रिव्यू कर सकते हो, अदर देन दैट नेक्स्ट वीडियो की समराइजेशन के लिए रुक सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग video for you. Until the next interesting video is not coming, I hope that you all will be fine, safe and healthy at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.